हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय केंद्र मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेजेंस के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, जो जो बच्चे भी प्रेजेंट हो गए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपके आने वाले टॉपिक हैं इस आज के लेक्चर में। आज का टॉपिक रहेगा एपीएमसी एक्ट, ई नैम क्या होता है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है, पीएम कुसुम योजना, अरोमा मिशन, बैंगनी क्रांति किसे कहते हैं या बैंगनी क्रांति है जो अरोमा मिशन। इसके अलावा अगर टाइम रहता है, अगर इस पूरे लेक्चर के दौरान टाइम खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेंगे वो आपको एआई और एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड भारतीय कृषि, बायोटेक किसान योजना या कार्यक्रम, खरीफ रणनीति 2021, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके बाद फिर डीबीटी, है ना। तो इस तरीके के टॉपिक हैं जो भी आपके इसमें कवर करने हैं। तो आज का जो टॉपिक है एपीएमसी एक्ट, सबसे पहले तो आप जुड़ते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। पिछले सेशन का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, ओके। और अगर कोई डाउट है तो आज जब हम लोग एपीएमसी एक्ट पढ़ेंगे, जो भी कृषि प्रणाली विपणन प्रणाली हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, उसका एक पार्ट एपीएमसी का भी रह गया है जो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वही पुराना काम जो हम पहले करते आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे दे रहे हैं। ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो निम्न में से कौन एमएसपी का निर्धारक नहीं है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से कौन एमएसपी का निर्धारक नहीं है। सबसे पहले तो आप जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जब तक ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एमएसपी का निर्धारक नहीं है। पहला ऑप्शन मांग और आपूर्ति। निर्धारक का मतलब है कि एमएसपी का निर्धारण करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है या किन बिंदुओं को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला है कि मांग और आपूर्ति। क्या मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखा जाता है, चलिए बताइए। उपभोक्ता और उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाता है, या इनमें से किसी को भी ध्यान में नहीं रखा जाता, या इनमें से सबको ध्यान में रखा जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 1 मिनट का समय था आपके पास। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने के लिए आपके पास जो समय है वो 1 मिनट का ही मिलेगा आपको। तो एमएसपी का इसमें से निर्धारक कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी तीनों ही एमएसपी के निर्धारक हैं। एमएसपी का निर्धारण करते समय मांग और आपूर्ति, जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था, नहीं अगर आप पढ़ पाए हैं तो उसको पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा जाके, या जिनको अभी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो दोबारा से वीडियो को जरूर देख लें। तो मांग और आपूर्ति के संबंध को देखा जाता है, उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को भी इसमें कंसीडर किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रवृत्ति कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय बाजार में जो उतार चढ़ाव हैं उनको भी एमएसपी के निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। फिर कल हमने एक योजना पढ़ी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, योजना के तहत उपज के पूरे मूल्य का बीमा नहीं किया जाता है बल्कि बीमित मूल्य को बढ़ाकर दिया जाता है ताकि किसानों के जोखिम या किसानों को जोखिम से संरक्षण दिया जा सके। दूसरा ऑप्शन है इसका स्टेटमेंट है कि रबी की फसलों के लिए प्रीमियम दर 2% की होती है। योजना के तहत फसल नुकसान का मुआवजा न घटाया जाएगा ना ही काटा जाएगा। चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट, योजना के अंतर्गत फसल नुकसान के आकलन के लिए तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। तो निम्न में से कौन सा वाक्य सही है या कौन से वाक्य सही हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ये पैटर्न यूपीएससी का पैटर्न है और पीएससी का भी अब ये पैटर्न हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उन पे आपको ध्यान देना है। फैक्ट पे ध्यान देखना है, कहाँ पर लिखा है नहीं, कहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड्स लिखे हुए हैं कि ये नहीं हो सकता है या ये होता है,
ठीक है। तो इन तरीके के वर्ड्स पे इस तरीके के स्टेटमेंट में ध्यान देना जरूरी होता है। तो ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 3 और 4, डी ऑप्शन है 2 और 4। तो जल्दी से बताइए, आपके पास क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 मिनट का समय है। चलिए बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम लिखते जाइए। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ओके, जल्दी बताइए, 30 सेकेंड है आपके पास। ये कल आपने पढ़ा है इसको, और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है ये प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको लागू करने का एक उद्देश्य ये भी है कि प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी स्कीम है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना है, इस संबंध में भी इस योजना का बहुत महत्व है। ओके, चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? योजना के तहत उपज के पूरे मूल्य का बीमा नहीं किया जाता। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गया। योजना के तहत पूरे मूल्य का बीमा किया जाता है और बीमित मूल्य को पूरा कंप्लीट दिया जाता है, ना कि बढ़ा कर दिया जाता है। ठीक है। रबी की फसलों के लिए प्रीमियम दर कितनी है? 1.5% है, ना कि 2%। खरीफ की फसल के लिए 2% की प्रीमियम है। योजना के तहत फसल नुकसान का मुआवजा ना घटाया जाएगा ना ही काटा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मुआवजा का ना तो कम किया जाएगा ना ही उसमें कुछ कट किया जाएगा। फिर योजना के अंतर्गत फसल नुकसान के लिए तकनीकी उपकरण, बिल्कुल तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि कल हमने बात की थी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, ड्रोन्स का, AI का, मशीन लर्निंग का। तो इन सब का प्रयोग किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की हुई फसल के संबंध में। तो सही आंसर क्या होगा? सही कथन कौन कौन से हैं? 3 और 4। तो कौन सा है? सी ऑप्शन, 3 और 4। चलिए, एक पिछले जो लेक्चर था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं हरित क्रांति को लेकर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। निम्न में से सही कथन का चयन करिए। देश में बीज भंडारण की जिम्मेदारी नेशनल सीड कॉरपोरेशन की है एवं प्रदेशों में, ये मिस्टेक है प्रिंटिंग, प्रदेशों में बीज भंडारण की जिम्मेदारी स्टेट सीड कॉरपोरेशन की है। ओके, तो दूसरा और स्टेटमेंट है हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि के पोषक तत्वों के रूप में किया गया है। तीसरा है हरित क्रांति के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की अपेक्षा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? या तीनों सही है, या 1 और 2 सही है, या केवल 1 सही है, या 2 और 3 सही है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीज भंडारण की जिम्मेदारी नेशनल सीड कॉरपोरेशन की, बिल्कुल सही है, और प्रदेशों में स्टेट सीड कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, इस पे कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात करते हैं कि हरित क्रांति के दौरान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि में पोषक तत्वों के रूप में किया गया है, बिल्कुल सही बात है। हमने आपको बताया था NPK, और एक लिस्ट दी थी जिसमें सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स थे उनकी भी बात की गई थी। तो इन पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे किया गया है? उर्वरकों के रूप में किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि हरित क्रांति के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की अपेक्षा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ओके, हमने सिंचाई बराबर हर प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया है, या सिंचाई जो साधन रहे हैं उन पर ध्यान दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। और तीसरे में क्या है कि हमने दोनों तरह की सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दिया है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि NPK जो कि रासायनिक उर्वरक रहे हैं ये, या हैं, NPK मतलब क्या है? ये यूरिया है। P का मतलब यहाँ फॉस्फोरस है, और K का मतलब क्या है? पोटेशियम। ओके, देखिए, नाइट्रोजन है ये, मतलब अब नाइट्रोजन मतलब यूरिया, फॉस्फोरस मतलब क्या होता है? DAP, या आप कह सकते हैं SSP। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम में क्या आता है? MOP। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं NPK। और अगर इनके आदर्श अनुपात की बात करें, ये शायद पिछले लेक्चर में ये अनुपात बताना हम भूल गए थे कि ये अनुपात यहाँ क्या होना चाहिए। तो NPK का जो आदर्श अनुपात है वो होना चाहिए 4/2/1। ये इनका आदर्श अनुपात है। इसके आधार पर
उर्वरकों का खेत में प्रयोग किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से अगर देखे जाएं तो देखिए इसमें यूरिया है, यूरिया का 4 हिस्सा प्रयोग होना चाहिए, डीएपी का 2 हिस्सा प्रयोग होना चाहिए और पोटेशियम का 1 हिस्सा प्रयोग होना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन उर्वरकों का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि यूरिया का हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसका कारण क्या है यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना? क्यों? क्योंकि ये सस्ता है। यूरिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि ये सस्ता है और इस पर सब्सिडी भी ज़्यादा है। तो सब्सिडी की जो संरचना है वो भी बड़ी विकृत होती जा रही है। तो और इसका फिर साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो भूमि की उर्वरता है वो घटती जाती है। अब अगर आप देखिए साइंस में आप पढ़े आपने साइंस में पढ़ा होगा NPK, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जब आप पौधों के बारे में पढ़ेंगे तो N क्या काम करता है, नाइट्रोजन क्या काम करता है? ये पौधों की खाद होती है, पौधों की खाद होती है। P फॉस्फोरस क्या काम करता है? ये भूमि की खाद होती है। और K क्या होता है, यानी पोटेशियम क्या होता है? ये दोनों की खाद होती है। ओके, साइंस में इसको आप और अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो NPK के बारे में यहाँ आपको हमें बताना था, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब चूंकि सरकार उर्वरक सब्सिडी भी देती है तो उर्वरक सब्सिडी का जो बोझ है या जो ये विकृत सब्सिडी है, जब हम लोग सब्सिडी का टॉपिक पढ़ेंगे तब फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कि किस सेक्टर में भारत सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है या उससे कम देती है और इसके क्या साइड इफेक्ट है और क्या नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन था हरित क्रांति के दौरान बड़ी सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो देखिए इनकी जो डेफिनेशन है उनको आप कैसे तय करते हैं कि कौन सी लघु सिंचाई परियोजना है और कौन सी दीर्घ सिंचाई परियोजना है या बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, तो एक पहले तो शब्द समझिए, कमान क्षेत्र क्या होता है? कमान क्षेत्र, कमान क्षेत्र किसे कहते हैं? कमान क्षेत्र कहते हैं कि किसी सिंचाई माध्यम द्वारा सींचा गया या सींचा जा सकने वाला क्षेत्र, यानी कि कोई भी सिंचाई माध्यम है, नलकूप है, नहर है, छोटी नहर है, नदी है, इनके माध्यम, तालाब है, इनके माध्यम से जितने भी भाग को सींचा जा सकता है वो कमान क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कमान क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए जो 2000 हेक्टेयर तक के कमान क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं काम करती हैं उनको लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। फिर जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक कमान क्षेत्र पर जो सिंचाई करती हैं उनको मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। लेकिन जो 10,000 हेक्टेयर से बड़ी भूमि पर सिंचाई करती हैं उनको कहते हैं बड़ी सिंचाई परियोजना, यानी कि वृहद सिंचाई परियोजना। ओके, तो ये आंकड़ा भी आप याद रखिएगा कि 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र पर सिंचाई करने वाले को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में जो सिंचाई करते हैं, कमान क्षेत्र होता है उनका, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। और 10,000 से जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं बड़ी या वृहद सिंचाई परियोजनाएं। ओके, तो ये आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टेट एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। स्टेट एपीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। इसको याद रखिएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी। क्या होती हैं ये? तो सबसे पहले तो इनका हिस्ट्री देखते हैं कि कृषि की हम यहाँ इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय है, इसलिए कृषि वस्तुओं के विपणन का कार्य राज्य स्तरीय संस्थाओं के अधीन संचालित होता है और इन संस्थाओं को एपीएमसी कहा जाता है और इनकी स्थापना संबंधित राज्य के एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो कृषि किसका विषय है? कृषि राज्य सूची का विषय है, ये याद रखना है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके तहत कृषि वस्तुओं के विपणन का कार्य राज्य स्तरीय संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। जब कृषि राज्य सूची का विषय है तो कृषि मार्केटिंग कौन करेगा? एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कृषि वस्तुओं का विपणन कार्य कौन करेगा? राज्य के अधीन जो संस्थाएं होंगी। तो ये जो संस्थाएं जो कृषि विपणन का कार्य करती हैं उन्हें ही हम एपीएमसी कहते हैं। और इन एपीएमसी को रेगुलेट कैसे किया जाता है? उसके लिए हमने एपीएमसी एक्ट की स्थापना
की है, एपीएमसी एक्ट लाए हैं। हर राज्य में अपना अपना एपीएमसी एक्ट है। अब हालांकि केंद्र ने भी एक मॉडल एपीएमसी एक्ट दिया है। तो भारत में इस एक्ट को लागू करने का मुख्य उद्देश्य रहा है किसानों की वस्तुओं का जो लेन देन है वो एक नियामकीय वातावरण के अंतर्गत हो सके, एक रेगुलेटिंग जो वातावरण है उसके अंतर्गत किसानों की वस्तुओं का लेन देन हो सके। लेकिन इस एक्ट की कार्यप्रणाली इस प्रकार की रही है कि किसानों को सिर्फ शोषण मिला है या उनके शोषण को बढ़ावा मिला है। ये एक्ट की एक समस्या रही है या उसकी एक कह सकते हो निगेटिव इम्पैक्ट रहा है। ये कहा जा सकता है कि इस एक्ट का क्रियान्वयन, ये ऐप नहीं है एक्ट है, ओके, एक्ट का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होने के कारण केवल किसानों को ही उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी उनकी वस्तुओं के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। इसका सिर्फ एक साइड इफेक्ट ये नहीं कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिलता है, बल्कि एक साइड इफेक्ट ये भी है कि उपभोक्ताओं को उनकी वस्तुओं के लिए उनका जो मूल्य है वो अधिक चुकाना पड़ता है। तो एपीएमसी आप समझ गए, ये वो मंडियां हैं जहां पर किसानों की जो फसल होती है या किसानों की जो उत्पाद हैं उनकी विक्रय के लिए एक नियामकीय वातावरण दिया जाता है। अब इस जो एपीएमसी एक्ट है उनमें क्या अभी खामियां हैं। स्टेट एपीएमसी एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि कृषि वस्तुओं का प्रथम विक्रय मंडियों में ही किया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी तो प्रावधान यही है कि आज आपको जो है ना खुले बाजार का कंसेप्ट सभी देश अपना रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल फिक्स है कि कृषि वस्तुओं का पहली बार विक्रय कहाँ होगा, मंडियों में ही किया जाएगा। इस प्रावधान के कारण कानूनी रूप से किसानों के लिए एपीएमसी मंडियों में अपना उत्पाद बेचना आवश्यक हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि मंडियों में जो बिचौलिए हैं उनमें एकाधिकार की स्थिति हो जाती है, या आप कह सकते हैं मंडियों में एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आज जब कंपटीशन का समय है, ठीक है, ताकि किसानों को उनके उत्पाद के बेहतर मूल्य मिल सकें, और ऐसे में क्या होता है कि जो प्रतियोगिता का वातावरण है वो कमजोर हो जाता है। एपीएमसी ने व्यापारियों को, जो एपीएमसी एक्ट है इसके तहत व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता है। इसमें समस्या एक ये भी आती है कि इतनी प्रक्रिया जटिल है कि नए व्यापारियों को आसानी से लाइसेंस नहीं मिल पाता है। इससे क्या होता है कि मंडी के क्षेत्र में जो पुराने व्यापारी हैं उनका दबदबा बना रहता है और वो संगठित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे नए लोगों के इस एपीएमसी में शामिल ना होने के कारण पुराने लोग किसानों का शोषण शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि लाइसेंस भी उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है जिनकी मंडी क्षेत्र में दुकानें होती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नए लोग आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मंडी क्षेत्र में हर व्यक्ति की दुकान हो ऐसा संभव नहीं है, या संबंधित व्यक्ति की दुकान हो पाए ऐसा संभव नहीं है। तो उपयुक्त में क्या होता है सबसे बड़ी दिक्कत कि व्यापारियों को लाइसेंस ही नहीं मिल पाता है। फिर व्यापारियों को जो लाइसेंस दिया जाता है वो भी मंडी विशिष्ट होता है और वस्तु विशिष्ट होता है। वस्तु और मंडी विशिष्ट का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक किसी वस्तु के लिए दिया जाएगा। जैसे उनको गेहूं खरीद का लाइसेंस, चावल खरीद का, धान खरीद का लाइसेंस, या फिर तिलहन खरीद का लाइसेंस दिया जाएगा। इस तरीके के स्पेसिफिक लाइसेंस दिए जाते हैं। और विशिष्ट मंडी के लिए होता है, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई मंडी है या जो है ना, तो उस विशिष्ट मंडी के लिए होता है। अब ऐसा नहीं कि वो कोई व्यापारी किसी दूसरी मंडी में भी जाके खरीद कर सकता है, ऐसा नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, इससे कंपटीशन प्रभावित होता है। और कई राज्यों में तो लाइसेंस की अवधि इतनी कम होती है कि व्यापारियों पर आवश्यक रूप से इसका दबाव पड़ना लगता है। अब उनको रिन्यूवेट कराना है या उनका लाइसेंस खत्म होने वाला है, तो ये भी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो स्टेट एपीएमसी एक्ट की एक ये बड़ी खामी है कि ये वस्तु और मंडी स्पेसिफिक होता है। स्टेट एपीएमसी एक्ट प्रत्यक्ष विपणन को अनुमति नहीं देता है, यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग को, डायरेक्ट मार्केट, जिसकी पिछली बार हमने चर्चा की है लेक्चर्स में कई बार, डायरेक्ट मार्केटिंग की अनुमति नहीं देता। इससे के कारण क्या होता है कि उपभोक्ता किसान से सीधे माल नहीं खरीद सकता है। इससे न केवल एक तो खाद्य वस्तु, क्योंकि सप्लाई चेन लंबी हो जाती है तो खाद्य वस्तुएं जाहिर सी बात है क्या होती हैं, महंगी हो जाती हैं। अब जब सप्लाई चेन जितनी ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी तो क्या होगा, किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलेगा और उपभोक्ता को उसी वस्तु का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। तो क्या होता है कि
एक तो डायरेक्ट मार्केटिंग का प्रावधान नहीं है, तो खाद्य वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता है, उपभोक्ताओं को भी सही मूल्य इस पर नहीं मिल पाता है। अब इस नोट के बारे में देख लेते हैं कि भारत में एक रिसर्च के अनुसार फलों और सब्जियों में प्रत्यक्ष विपणन को यदि लागू कर दिया जाता है तो किसानों को उपभोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमत का 92.5% यानी कि 92 से 95% तक मिल सकता है। यानी कि अभी जो किसानों को पैसा मिलता है उसकी अपेक्षा जो उपभोक्ताओं को उनको फाइनल रेट जो मिलता है उसमें जो किसानों का मार्जिन है वो बढ़ सकता है। वो 92 से 95% तक पैसा सीधे किसानों को मिल सकता है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में केवल 12 से 15% हिस्सा ही किसानों को मिल पाता है। स्टेट एपीएमसी एक्ट संविदा कृषि की भी अनुमति नहीं देता है, यानी कि जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब पता है आप सभी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी अनुमति नहीं देता है, जिससे क्या होता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्रभावित होती है और उसको कच्चा माल गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पाता है, या जो मिलता है वो बड़ी कठिनता से उसको उपलब्ध हो पाता है। अब इसके कारण भी क्या होती है, इसका कारण भी सप्लाई चेन लंबी हो जाती है और विखंडित भी हो जाती है, कई जगह से उसको रुक रुक के आगे जाना पड़ता है। ओके, इसके बाद स्टेट एपीएमसी एक्ट में रूरल पीरियोडिक मार्केट के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी कि आरपीएम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दलवाई समिति की चर्चा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दलवाई समिति ने एक तो एपीएमसी एक्ट के बारे में इसने कुछ बातें कही हैं, दूसरा जो किसानों की आय है, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का जो प्रावधान है या जो इसकी सिफारिश है वो दलवाई समिति के आधार पर ही की गई थी। इसके लिए दलवाई समिति का गठन किया गया था। भारत में इस प्रकार की लगभग 20,000 बाजार एपीएमसी बाजार हैं, जिनके अनुसार राज्य सरकारों, इनके अनुसार यानी दलवाई समिति के अनुसार राज्य सरकारों को इनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। एपीएमसी मंडियों में व्यापारियों द्वारा किसानों से विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क भी वसूले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एपीएमसी मंडियों में जाएंगे और किसानों को आसानी से उनके उत्पाद बेचने को मिल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि उनसे विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क वसूले जाते हैं, जैसे आढ़त, ढुलाई, पल्लेदारी, गर्दा, इस प्रकार के अलग अलग नाम से उनका शोषण किया जाता है। फिर मंडियों में प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूले जाते हैं। सिर्फ व्यापारियों द्वारा ही शुल्क वसूला जाए ऐसा नहीं है, प्रशासन के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के शुल्क वसूले जाते हैं, जैसे विपणन शुल्क, ग्रामीण विकास शुल्क, निराश्रित शुल्क, क्रय शुल्क, इस प्रकार के कई शुल्क जो हैं वो मंडी प्रशासन द्वारा भी वसूले जाते हैं। इसके अलावा मल्टी पॉइंट यूनिट ऑफ मार्केट फीस की भी समस्या देखने को मिलती है। कई जगह मार्केट फीस भी किसानों को चुकानी पड़ती है। इस प्रकार भारत में स्टेट एपीएमसी एक्ट कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। अब जितने भी आपने ऊपर पॉइंट देखे ये सब क्या है, ये सब एपीएमसी एक्ट की खामियां हैं। हालांकि इसमें कुछ सुधार भी किया गया है जब एपीएमसी एक्ट 2017 दिया गया। ये दलवाई साहब हैं, इनकी ही दलवाई समिति, ये दलवाई साहब हैं, इनकी ही अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो दलवाई समिति की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर एपीएमसी एक्ट 2017 में कुछ प्रावधान किए गए। सबसे पहले तो जो एक प्रावधान था कि सिर्फ मंडी में ही पहली फसल है उसको जो है क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा पहली बार। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं, इसको हटाया जाए, फर्स्ट सेल इनटू एपीएमसी मंडी के प्रावधान को हटा दिया जाए। ओके, फिर निजी कंपनियों को भी यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी अनुमति दी जाए, या आप कह सकते हो निजी कंपनियों को भी या निजी मंडियों को खोलने की भी अनुमति दी जाए, निजी मंडियों को खोलने की अनुमति दी जाए। फिर उपभोक्ता उत्पादक कॉमन एरिया तक सीधे किसानों से माल खरीद सकते हो, अर्थात क्या होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसकी ऊपर बात की थी, डायरेक्ट मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। कृषि वस्तुओं की ई ट्रेडिंग बढ़ाई जाए, जैसे कि ई नाम। ओके, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था बढ़ाई जाए। ई नाम अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ई नाम क्या होता है। ई ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से कोविड में इसने बहुत काम किया है। फिर कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार को प्रोत्साहन किया जाए, राष्ट्रीय बाजार डेवलप किया जाए और सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस को राज्य सरकार स्तर पर लागू करने को कहा जाए, सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस दिया जाए।
ओके। फिर विशेष कृषि वस्तुओं के लिए विशेष कृषि बाजार स्थापित किए जाएं। ऐसा नहीं कि सारी एक ही मंडी में हर प्रकार की वस्तु दी जा रही है, नहीं, अगर कोई विशेष कृषि वस्तु है, स्पेसिफिक है, उसके लिए विशेष कृषि बाजार भी बनाए जाएं। इसके अलावा कि जो वेयर हाउस हैं उनको भी कृषि मार्केट एरिया जो होता है उसकी परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाए, इसको अलग ना रखा जाए ताकि वेयर हाउस बनाने में जो व्यापारी हैं उनको समस्या ना हो और जो कृषि उत्पाद हैं उनको उनका संरक्षण आसानी से किया जा सके। तो वेयर हाउस को भी मार्केट एरिया की परिभाषा में सम्मिलित कर लिया जाए, ऐसा एपीएमसी एक्ट 2017 में कहा गया। ये सारी चर्चा हम किसकी कर रहे हैं? एपीएमसी एक्ट 2017 में क्या क्या सुधार के प्रावधान कहे गए एपीएमसी मंडियों के बारे में। व्यापारियों द्वारा वसूले जाने वाले कमीशन तथा मंडी प्रशासन द्वारा लिए जाने वाले विपणन शुल्क की ऊपरी सीमा तय की जाए। नोट है, दलवाई समिति की सिफारिश थी कि कृषि को समवर्ती सूची में डाला जाए। इसको याद रखिएगा और इसको कहीं भी आप कोट कर सकते हैं, चाहे आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हों या ऐसे लिख रहे हों। ओके, तो दलवाई समिति की सिफारिश थी कि कृषि को समवर्ती सूची में डाला जाए। इसके अलावा एपीएमसी एक्ट एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो पहली बार कृषि विपणन में पशुधन को भी सम्मिलित करता है। क्या करता है? पहली बार जो एपीएमसी एक्ट है एक महत्वपूर्ण एक्ट है जो पहली बार कृषि विपणन में पशुधन को भी सम्मिलित कर देता है, यानी कि पशुधन को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो पशुओं की से संबंधित जो व्यापार है या जो ट्रेडिंग है इसको भी एपीएमसी मंडियों में किया जा सके, ऐसी व्यवस्था की बात एपीएमसी एक्ट कहता है। फिर आप बात करते हैं ई नाम के बारे में। एक सेकेंड, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई नैम। तो एपीएमसी मंडियों में अगर कोई किसी को डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ई नैम। केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई नाम नामक एक पोर्टल शुरू किया गया, यानी कि ई नाम की जो व्यवस्था है वो कब से शुरू कर दी गई थी? 2016 से ई नाम की जो पोर्टल है वो उसको शुरुआत कर दी गई। ई नाम एक पैन इंडिया पोर्टल है, ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। पैन इंडिया मतलब पूरे देश में इसका विस्तार है, इसी नाम से ये पूरे देश में पोर्टल को चलाया जाता है और इसमें ई ट्रेडिंग की जाती है। क्या की जाती है? ई ट्रेडिंग की जाती है। ये कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक वर्चुअल ई प्लेटफॉर्म है जिसे हम ई नैम कहते हैं। कृषि उत्पादों के लिए एक ही इसका उद्देश्य क्या है कि कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना। इसका उत्पाद क्या है? एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना कृषि उत्पादों के लिए। इसको ध्यान रखना है कि ई नाम एक वर्चुअल या कह सकते हैं ई प्लेटफॉर्म है जो पैन इंडिया काम करता है और इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करना। जैसे कि जो एपीएमसी मंडियां थी वो भी कृषि उत्पादों के लिए एक बाजार का सृजन कर रही थी, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्या है कि ये अब जो ई नैम है वो वर्चुअली कनेक्ट करेगा पैन इंडिया। देखिए एपीएमसी में क्या था कि स्टेट वाइज इसके जो स्टेट वाइज एक्चुअली लाइट नहीं थी तो लाइट की वजह से बड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो केंद्र सरकार द्वारा इसको 2016 में शुरू किया गया है और ये पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है। कैसा है? पैन इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसके तहत एकीकृत
राष्ट्रीय बाजार का सृजन किया जाना है कृषि उत्पादों के लिए। अब इसमें क्या होगा, इसके तहत कृषि अपने नज़दीकी बाजार से अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का यूज़ करते हो, ऐसे ही किसान ई-नाम का यूज़ कर सकते हैं, जिसके तहत किसान क्या करेंगे कि अपने नज़दीकी जो बाजार या एपीएमसी होगा उसमें अपने उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री भी कर सकते हैं, और व्यापारी भी उन उत्पादों को के लिए कहीं से भी उनका मूल्य चुका सकते हैं। तो आप समझते हैं, आप सभी इन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, तो आप समझते हैं इन प्लेटफॉर्म्स की क्या प्रोज होते हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, तो अभी क्या होता है, स्टेट वाइज एपीएमसी जो मंडियां हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन जब स्टेट वाइज क्या होगा कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हटेंगे ई-नाम के थ्रू, तो सारे देश के व्यापारी किसी भी मंडी में खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, और जब किसी भी चीज़ में प्रतिस्पर्धा होती है तो क्या होगा कि जो इनकम के यानी प्रॉफिट के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट किसका होगा, किसानों का, और इसका उद्देश्य क्या है, वही 2022 तक किसानों की आय दुगनी, जितनी भी कवायद अभी हो रही है वो सब 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए की जा रही है। इसके माध्यम से मूल्यों का निर्धारण भी भली भांति प्रकार से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता रहेगी। पोर्टल आप सब देख सकते हैं, क्या इस समय एमएसपी चल रहा है, क्या इस समय धान का मूल्य चल रहा है, कि क्या इसमें रेपसीड का मूल्य चल रहा है, मूंगफली का मूल्य क्या चल रहा है, कपास का मूल्य क्या चल रहा है। तो आप अभी मंडियों में क्या होता था, सब कुछ क्या होता था कि हैंड रिटन होता था, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप दूसरी मंडी में कैसे पता करेंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, आपको एपीएमसी मंडी में जाकर पता करना होता था। लेकिन अब आप पोर्टल के थ्रू, ई-नाम पोर्टल के थ्रू ये सब पता कर सकते हैं। फिर ई-नाम पोर्टल पर वर्तमान में खाद्यान्न फसलें, तिलहनी फसलें, रेशे, सब्जी, फल, इसके साथ लगभग 150 वस्तुओं, 150 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है, और लगभग 1000 से ज़्यादा एफपीओ इसमें पंजीकृत। एफपीओ की चर्चा हमने कल की थी, किसान उत्पादक संगठन। तो ये सब जो टर्म है वो आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए धीरे धीरे बहुत सारे, जब आप बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी। हो सकता है कि कुछ टर्मोलॉजी में अभी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ओके, फिर अब जो एपीएमसी एक्ट है उसमें जो समस्याएं हैं उनका एक हल प्रस्तुत करता है ये ई-नाम प्लेटफॉर्म। क्या करता है, इनका हल प्रस्तुत करता है ये ई-नाम। ठीक है, कैसे करता है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसकी व्यवस्था करेगा जब एक राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हो जाएगा। कृषि वस्तुओं की बर्बादी भी रोकने में मदद मिलेगी। अब मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति या कोई किसान अपने उत्पाद को लेकर मंडी में जाता है, और मंडी में किसी भी कारणवश या उसको प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है, या मंडी में जो आढ़ती है या बिचौलिया है वो खरीद नहीं रहा है, तो क्या होगा, ये वस्तु बर्बाद ही तो होगी, जो कृषि उपज है वो बर्बाद ही तो होगी। अब लेकिन अगर ई-नाम की व्यवस्था है, ई ट्रेडिंग की व्यवस्था है, तो उस मंडी में नहीं सही तो दूसरा मंडी नहीं सही तो दूसरा व्यापारी, कोई ना कोई उस वस्तु को एक अच्छे दाम में खरीद लेगा। इससे कृषि वस्तुओं की बर्बादी पर रोक लगेगी। फिर फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये जो सप्लाई चेन है वो छोटी हो जाएगी। जब सप्लाई चेन छोटी हो जाएगी तो उनको जो कृषि उत्पाद है वो गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद उनको मिलने लगेंगे। कृषि वस्तुओं का साझा बाजार विकसित हो जाएगा, उपभोक्ताओं को ज़्यादा विकल्प मिलने लगेंगे, उपभोक्ताओं के पास ज़्यादा विकल्प खुले रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो मंडियों में एकाधिकार की समस्या है वो खत्म होगी। फिर मंडियों में उत्पादों के मूल्य में ज़्यादा विभिन्नता नहीं आएगी, जो मंडी हैं उनके उत्पादों मूल्य में ज़्यादा विभिन्नता नहीं आएगी। मंडियों में जो है जो प्रोडक्ट हैं उनके निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कि जो कृषि उत्पाद हैं उनके प्रोत्साहन को, उनके निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि कृषि उत्पादों का निर्यात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बिकॉज अगर कृषि उत्पादों का निर्यात प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो सारी जो कृषि जो उत्पाद है उनका हम पूरा प्रयोग तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो हमें बहुत सारे देशों में कृषि उत्पादों का निर्यात भी करना पड़ता है, ताकि जब जो हम आगे बीओपी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट,
ठीक है, ये हमारा बैलेंस बना रहे। अब चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तो हमें कृषि उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि अवसंरचना कोष। अब देखिए कृषि अवसंरचना कोष को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक ऐसा कंसेप्ट है कि थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, तो इसको आप आसानी से समझेंगे और हम इसको कुछ आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए केंद्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले तो आपके एक क्वेश्चन का आंसर यही तैयार हो जाता है कि इस कोष की स्थापना किसने की है। तो केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF की स्थापना की है। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यह फंड फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचे प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु इनमें निवेश करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था करता है। किसमें मिलेगा? बुनियादी ढांचे यानी कृषि से संबंधित जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में, और सामुदायिक कृषि पर यानी कम्युनिटी एग्रीकल्चर एसेट्स को बढ़ाने में जो निवेश करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से इस्तेमाल किया जाएगा या वित्त पोषण की सुविधा AIF से दी जाएगी। AIF का मतलब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख पाएंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो किसान हैं उन्हें जब तक अपनी फसल का सही कीमत नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों से MOU हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब वित्त पोषण की जो व्यवस्था है वो बैंकिंग माध्यम से की जाएगी, उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंकों से समझौता ज्ञापन किया जा सका है। तो क्या है ये? केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। इसके तहत जो किसान हैं वो फसल को कटाई के बाद जब तक कि उनकी सही कीमत उन्हें ना मिल जाए वो उसे सुरक्षित रख सकते हैं। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। कितने? ये बहुत बड़ी राशि है, इसको ध्यान रखना। 1 लाख करोड़ रुपए तक के वित्त पोषण की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के तहत कृषि या ऋण पर जो ब्याज में है वो 3% की छूट भी प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था, जो भी संस्था ऋण जारी करेगी वो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण बैंक गारंटी दे सकते हैं। यानी 2 करोड़ तक के ऋण पर वो बैंक की गारंटी सरकार द्वारा उनको दी जाएगी। समझ गए? मतलब जो भी ऋण पर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, उसमें 3% की छूट होगी। 2 करोड़ तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत कोई गारंटी भी आपसे नहीं रखी जाएगी। नहीं, घर मकान खेत सब रख दीजिए आप, तब आपको जो है ये चीज मिलेगी या ये ऋण मिल पाएगा। नहीं, 2 करोड़ तक के लोन के लिए सरकार गारंटी देगी। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अगले 4 वर्षों के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी। इसके तहत वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे करके ये 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। इस योजना की अवधि 2020 से 2029 10 वर्षों तक के लिए निर्धारित की गई है। अब इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ये ऋण लेने के पात्र होंगी? एक तो पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राथमिक कृषि साख समितियां होंगी, विपणन सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी। फिर किसान उत्पादक संगठन जिनकी कल बात की थी FPO, इसके जो पात्र होंगे लाभ लेने के। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह भी इसके पात्र होंगे। संयुक्त देयता समूह, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, ठीक है। ऐसे ही करके और भी जो सहकारी समितियां हैं, कृषि उद्यमी स्टार्टअप्स जो कर रहे हैं, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं जो एग्रीगेशन यानी कि जो कृषि से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ओके, अब इसकी अगर पृष्ठभूमि देखें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी या क्या इसकी बैकग्राउंड रहा है, तो पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोष बनाया गया है,
इसको भी बनाने का कारण क्या है कि कृषि में जो किसान हैं, जो लगे हुए हैं, उनकी आय को दोगुना करना। तो इसके लिए क्या निर्णय लिया गया है? एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार किया गया है, फिर एपीएमसी से जुड़े जो सुधार थे उनमें सुधार किया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो नीतियां थी उनमें भी सुधार किया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा इन प्रयासों के बाद के अंतर्गत यह बहुत आवश्यक हो गया था कि कृषि क्षेत्र में सुधारों के अगले चरण के तहत निवेश को बढ़ावा दिया जाए। अब हमने एपीएमसी में सुधार कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे दिया, आवश्यक वस्तु अधिनियम में सुधार कर लिया, ठीक है, लेकिन अब हमें कृषि निवेश में भी बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। इस वजह से हमें इस फंड की स्टार्टिंग करनी पड़ी। फिर पूर्व में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई अधिकांश योजनाएं कृषि उपज को बढ़ाने के लिए केंद्रित थी। ठीक है, इसलिए भी हमें सुधार की आवश्यकता थी। अब हमें क्या करना है? कृषि उपज के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ानी है और जो कृषि क्षेत्र में लगे लोग हैं उनकी इनकम को भी डबल करना है। 1980 के दशक में कृषि क्षेत्र में वार्षिक निवेश देश की जीडीपी का लगभग 11% था, लेकिन आगे चलकर ये घटकर अब इस समय लगभग 7% रह गया है। उद्देश्य क्या है इस योजना का? फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, यानी कि फसल की कटाई के बाद किसान अपनी जो फसल है उसका प्रबंधन, यानी अनाज को सुरक्षित रख सके जब तक कि उसको उचित कीमत ना मिले, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों हेतु धन उपलब्ध कराना, यानी कि उपज बढ़ाने के लिए जो कम्युनिटी एग्रीकल्चर एसेट्स हैं उनके लिए जो फंड है उनको फंड को देना। ठीक है, जो कम्युनिटी एग्रीकल्चर एसेट्स हैं उनके लिए फंड देना। लिए गए ऋण पर सब्सिडी देना और बैंक गारंटी देना। आपको पता है 3% तो सीधे सीधे कम कर दिया और 2 करोड़ तक की बैंक गारंटी, अभी हमने पीछे बात की, दी जा रही थी। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारिक तंत्र, यानी वही फिर अवसंरचना, यानी इंफ्रा को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटरी मानदंडों, यानी कि फाइटोसैनिटरी मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भारतीय किसानों की पहुंच को बढ़ाया जा सके। मतलब क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ जब फसल उपज को भंडारण किया जाता है तो कई बार क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने प्रोडक्ट को, यानी कि फसल को या उत्पाद, कृषि उत्पाद को भेजते हैं तो कई बार वो इस वजह से भी हमारा निर्यात रोक दिया जाता है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो अच्छी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स को पूरा करना है, ताकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये भारतीय किसान पहुंचे तो फिर उनके प्रोडक्ट को किसी भी प्रकार से रिस्ट्रिक्ट ना किया जा सके और भारतीय किसानों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच बढ़ाई जा सके। विशेषता क्या है? इस योजना के तहत टॉप अप प्रणाली के तहत दोहरे लाभ की सुविधा प्राप्त हो सके, अर्थात यदि किसी पात्र व्यक्ति को पहले से ही किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी मिल रही है तब भी वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी कि यह टॉपअप है, जैसे आपके मोबाइल में एक रिचार्ज चल रहा होता है, फिर बीच में जब आपको कुछ इनिशिएटिव और एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप क्या कराते हैं? टॉपअप कराते हैं। टॉपअप कराने से क्या होता है? आपका पहला वाला रिचार्ज खत्म नहीं हो जाता या उसकी वैलिडिटी खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है ना, लेकिन आपको एक टॉपअप मिल जाता है। इसी प्रकार से ये योजना है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पात्र संस्था पहले से ही कोई इसी प्रकार की सब्सिडी का उपयोग कर रही है तब भी उसे उस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 2 करोड़ तक की ऋण क्रेडिट गारंटी, आपको पता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के द्वारा दी जाएगी और कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए दी जाएगी। इस योजना के तहत ऋण के पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्ष का होगा। मतलब कि उसको रोक देना, यानी कि मोनेटाइज कर देना। लगभग कम से कम 6 महीने के लिए दिया जाएगा और अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। अब इसका प्रबंधन की बात करते हैं कि कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन कौन करेगा? इसका प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कैसे की जाएगी? ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी MIS के थ्रू, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। कैसे? इस प्रणाली के माध्यम से सभी पात्र संस्थान कृषि अवसंरचना कोष से ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करेंगे। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
कई बैंकों के द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान, क्रेडिट गारंटी सहित योजना का जो विवरण है वो सब दिखाया जाएगा। न्यूनतम दस्तावेज, जो कम से कम दस्तावेज मतलब दिए जा सकें, ठीक है, या न्यूनतम दस्तावेजों की जिनकी ज़रूरत है, फिर अनुमोदन की जो प्रक्रिया है उसको तेज किया जा सके, ऐसी सारी सुविधाएं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। इस योजना की निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य की और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। प्रबंधन राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। फिर राज्यों की क्या भूमिका रहेगी कोष को प्रबंधित करने में? अधिकांश योजनाओं की तरह इस योजना के क्रियान्वयन और प्रोत्साहन का कार्य भी राज्यों के द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए क्योंकि कृषि राज्य सूची का विषय, ध्यान रखिएगा, इसके लिए राज्य स्तर पर एक निगरानी समिति जो बनाई जाएगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। इसी प्रकार जो जिले में अध्यक्ष समिति बनाई जाएगी तो उसके डीएम यानी कि जिला कलेक्टर जो होगा वो अध्यक्ष होगा, और संबंधित जिले से नाबार्ड के जिला प्रबंधक, इस योजना में शामिल बैंकों के प्रधान प्रबंधक भी इस समिति के सदस्य होंगे। जो नाबार्ड का जिला प्रबंधक है वो इसमें शामिल होगा, और जो बैंक के प्रधान प्रबंधक है वो भी इसमें शामिल होंगे जिले के। जिला स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा कृषि क्लस्टरों की पहचान की जाएगी और उनकी कमियों को रेखांकित करने का कार्य संपन्न किया जाएगा। फिर है एग्री इंफ्रा पोर्टल। ये क्या होता है? एग्री इंफ्रा पोर्टल इस योजना के क्रियान्वयन को आसान बनाने के लिए, किसकी, जो पीछे हम योजना पढ़ रहे हैं उसके लिए एग्री इंफ्रा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति और संस्थान इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। किसके माध्यम से? एग्री इंफ्रा पोर्टल के माध्यम से। अगर आपको लोन लेना है या जो आप पात्र संस्था हैं तो आप इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना में शामिल बैंकों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर जो किए गए हैं और ऋण वितरण की दरों को सीमित कर दिया गया है, जिससे बैंक अपनी इच्छा के अनुसार दरों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। ओके, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत ऋण वितरण के लिए सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR, देखिए जब हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे तो MCLR की चर्चा करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि MCLR क्या होता है। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कि MCLR क्या होता है, कि ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है, अर्थात बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की जो दर है वो MCLR से 1% अधिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे। मतलब 1% से ऊपर सीमा निर्धारित कर देगी MCLR से, अर्थात जो बैंक ऋण पर ब्याज देगा उसकी दर में MCLR से 1% से अधिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे। MCLR की चर्चा जब हम लोग बैंकिंग का सेक्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में करेंगे, अभी आप सिर्फ यहाँ समझ लीजिए। फिर क्या प्रयास और किए जा रहे हैं? इस योजना के तहत सरकार द्वारा कृषि क्लस्टर्स की पहचान की जा रही है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया जा रहा है और उसके लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जैसे यदि किसी क्षेत्र में केले की खेती ज़्यादा होती है तो वहाँ राइपनिंग चैम्बर की आवश्यकता है, संतरे की खेती वाले क्षेत्रों में वैक्सिंग प्लांट की आवश्यकता है, अनाज के लिए वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण हेतु जो फल सब्जी हैं उनके लिए कोल्ड स्टोर आदि के निर्माण की आवश्यकता है। तो इनके लिए हम वहाँ पर सहयोग या जो क्लस्टर है उसमें अवसंरचना विकास कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों अनाज और अन्य फसलों, जैसे जो अनाज है या कोई और फसल है, प्याज लहसुन वाली जो फसलें हैं उनके तहत भंडारण हेतु आधुनिक तकनीकों से युक्त भंडार गृहों के निर्माण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जो फसल है उसको सुरक्षित किया जा सके। इसका लाभ क्या है? प्रबंधन सूचना प्रणाली के पर एकत्र किए गए आंकड़ों के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के साथ यह भी पता चल सकेगा कि निवेशकों के द्वारा किस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यह भी पता चलेगा कि जो निवेशक हैं उन्हें किस प्रकार की जो प्रणाली है उसको सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर सुरक्षित भंडारण, भाई लोगों को सुरक्षित भंडारण प्राप्त हो पाएगा, इस पर भी जो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है। क्यों? क्योंकि जब पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि जब हम खेती की चीज़ों को सुरक्षित रख पाएंगे तभी तो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। आधुनिक तकनीकों से युक्त जो भंडारण गृह हैं उनके निर्माण से क्या होगा? कृषि उपज को सुरक्षित रखने से उनको अधिक मूल्य उनका जो है वो सुनिश्चित किया जा सकेगा और वर्ष भर जो बाजार
जो वर्ष भर जो बाजार हैं, ठीक है, उनमें भी इनकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके बाद ऋण वितरण में पारदर्शिता है। आपको जैसे पीछे भी बताया जा चुका है, तो इस स्लाइड को आप पॉज करके आगे देख सकते हैं कि अलग अलग बैंकों द्वारा पोर्टल पर सारा जो ऋण संबंधी जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी पूरी जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी जो होगी वो सीधे लाभार्थी के खाते में दे दी जाएगी। अब इसके तहत जो आप देखें बैंक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर, ठीक है, फिर नाबार्ड के स्तर पर जो और भी जो वित्तीय विभाग हैं जो इसके साथ साझा किए गए हैं, जो इसके स्टेक होल्डर हैं, उनके तहत भी ये सब निगरानी की जाएगी। अब अच्छा, सुझाव क्या है? स्वतंत्रता के शुरुआती 40 वर्षों में सरकार द्वारा देश में कृषि उपज को बढ़ाने का विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके बाद पिछले कुछ वर्षों में कृषि प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अतः सरकार को फसल क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की मांग के अनुरूप फसल नियोजन यानी कि क्रॉप प्लानिंग को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि से जुड़े मुनाफे में वृद्धि के लिए कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या में कमी करना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो कृषि से जुड़े मुनाफे में वृद्धि के लिए जो अब कृषि पर जो निर्भर लोग हैं, ठीक है, तो उन पे क्या है कि उनके जो मुनाफे हैं उनको बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? अगर देश से हम बिचौलियों को हटाएंगे, भंडारण की व्यवस्था अच्छी करेंगे, जब किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने पर उनको बाजार में बेच सकेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच हो सकेगी, ठीक है ना, उनके प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है उसका ह्रास नहीं हो पाएगा, तो उनको क्या होगा, मुनाफे में उनकी वृद्धि हो जाएगी। जैसा आप जानते हैं कि अभी भी 40% से ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान कितना हो गया है? लगभग 15% हो गया, 16 से 17% के आसपास ये योगदान हो गया है। वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में जल का भी अनियंत्रित दुरुपयोग हो रहा है। लगभग 78%, 100 में 78% हम जल का उपयोग इसमें कर ले रहे हैं कृषि क्षेत्र में। ये एक बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने आ गया है। अब ऐसे में क्या होगा कि इसके भी जो वैज्ञानिक पद्धति हैं उनका प्रयोग करना हम प्रारंभ करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार तक भारतीय कृषि उत्पादों की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन और प्रबंधन में सुधार के साथ कृषि से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन तथा इनकी जागरूकता का प्रसार करना बहुत ही आवश्यक होगा। मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार तक भारतीय कृषि उत्पादों को पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में जो भारतीय उत्पाद है उनको पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारा उत्पादन है और जो प्रबंधन है उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसकी चर्चा हमने अभी की है, यानी कृषि अवसंरचना कोष की चर्चा अभी अभी हमने कंप्लीट की है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ओके, चलिए इस योजना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। क्या है ये योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। देखिए इस योजना में आप फिगर अब जो देख रहे हैं सोलर पैनल बने हुए हैं। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कुछ ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित या कुछ ऐसी कुछ योजना है। आप मोटा मोटी इसका आइडिया तो अब लगा सकते हैं। कुसुम से मतलब कोई फूल खिलाना या इस तरीके से या फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड कोई योजना नहीं है। ओके, तो अब आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसी योजना है ये सोलर पैनल को देखकर कि कोई नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। फिर घर भी इसमें बना हुआ है, ग्रिड भी इसमें बनी हुई है। तो इसको अब देखते हैं क्या है ये। चलिए, किसान प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सब्सिडी के तहत सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित कर सकते हैं और खेतों की सिंचाई के लिए बिजली या डीजल की बजाय सौर ऊर्जा निर्मित पंपों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि सौर ऊर्जा उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। सिंचाई के लिए जो पंपिंग सेट हैं उनमें जो बिजली और डीजल की खपत है उनको ना करके क्या किया जाएगा? उनको सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। हालांकि इसके कुछ फीचर और भी हैं। क्या है कि इसको ऑफ ग्रिड और इन ग्रिड, ये अभी आगे हम लोग समझेंगे डिटेल में, इस ऐसे भी इसको बढ़ाया जा सकता है ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। क्या है प्रधानमंत्री कुसुम योजना? पीएम कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। कैसे, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए यहाँ कहीं मंत्रालय का नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ओके, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा MNRE के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना भी करनी है और ग्रिड से जुड़े जो सोलर पंप हैं उनकी भी स्थापना करनी है, और ग्रिड से जुड़े जो ग्रिड पर जो निर्भरता है सोलर इनकी पंपों की या ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई की, उस निर्भरता को भी कम करना एक इसका उद्देश्य है। फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया। किसके लिए? वित्तीय सहायता, जैसे हमने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से, और जल संरक्षण, इनको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है? जल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना यानी PM कुसुम योजना को चालू किया गया है। PM कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का भी विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान देती है। अगर मान लीजिए कोई किसान PM किसान योजना के तहत अपनी भूमि पर ये सौर ऊर्जा का पैनल लगाता है, तो एक तो उसके पास ये तरीका है कि वो अपने ही सौर ऊर्जा पंप को चलाए और अपनी जो बिजली और जो डीजल की खपत है उसको कम कर ले। दूसरा ये है कि यदि उसके पास एक्स्ट्रा में सौर ऊर्जा से बिजली बच जाती है तो वो ग्रिड को भी अपनी बिजली बेच सकता है, यानी ग्रिड से भी उसको जोड़ा जा सकता है। तो वो जो बिजली से जो ग्रिड से नहीं जुड़ रही वो ऑफ ग्रिड, और जो पीछे बात की थी, और अब जो बिजली ग्रिड से जुड़ रही है उसको ऑन ग्रिड बिजली कहा जाएगा। अब इस बिजली को बेचने का भी विकल्प उपलब्ध है और भारत सरकार या जो भी डिस्कॉम कंपनियां हैं वो इस बिजली को खरीदेगी। इससे क्या होगा? किसान को बिजली बेचने की एवज में एक अतिरिक्त आय सृजन हो जाएगी। PM कुसुम योजना के 3 घटक हैं, इनकी घटकों की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या घटक हैं? पहला घटक है भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। अब जब पूरी लैंड एरिया में देखें जो 10,000 मेगावाट से ज़्यादा अधिक विकेंद्रीकृत ग्रिड इधर उधर फैले पड़े हैं, तो उनको क्या करना है? हमें नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। इस तरीके के जो हम सोलर पैनल से संयंत्र तैयार करेंगे। फिर दूसरा घटक है 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। जो अभी बिजली और डीजल से सौर पंप कृषि पंप चल रहे हैं सिंचाई के लिए, उनको कैसे में कन्वर्ट करना है? 20 लाख पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित करना है। फिर ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण करना। अब जो 15 लाख जो पंप हैं जो ग्रिड से जुड़े हुए हैं उनका भी सौरीकरण करना, सोलराइजेशन करना, इस जो PM कुसुम योजना है उसके घटक में शामिल है, जिसका लक्ष्य रखा गया है। अब इसके तहत 2022 तक इस योजना के तहत 30.8 गीगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है 2022 तक या 2030 तक उसके कितने उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। आज नहीं बताएंगे तो अगले लेक्चर तक आप गूगल करके इसको बताएंगे। ये आपके लिए एक प्रश्न है, ठीक है। 2022 तक इस योजना के तहत 30.8 गीगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब इससे लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी है उसका बोझ कम होगा, और बिजली वितरण कंपनियों को जो सब्सिडी दी जाती है उसका बोझ कम होगा, और जो डिस्कॉम है उसमें जो वित्तीय स्थिति उसकी जो खराब चल रही है उसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिजली पर बोझ कम हो जाएगा और सौर ऊर्जा पर यह बोझ ट्रांसफर हो जाएगा। इस योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अलग अलग छोटे छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे, पंप लगेंगे, जिसकी आपूर्ति के दौरान होने वाली जो अब जब एक साथ होता है तो उसमें ट्रांसमिशन लॉस की संभावना रहती है। जब विकेंद्रीकृत विद्युत मिलेगी, सौर ऊर्जा उत्पादन होगा विकेंद्रीकृत रूप से, तो वहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस की या विद्युत क्षति की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। यह योजना सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में होने वाले परिव्यय को भी कम करने का एक संभावित विकल्प हो सकती है। यानी कि इस योजना के तहत एक काम क्या हो सकता है कि जो सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में रकम खर्च हो रही है उस पर भी रोक लग सकती है। यदि किसान अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित अधिशेष विद्युत को बेचने में सक्षम होते हैं तो इससे उन्हें बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित
किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई किसान अपने ऊर्जा संयंत्र से जो अधिशेष बिजली है वो बेचने में सक्षम हो जाता है तो उन्हें बिजली बचाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर भूजल का उचित और कुशल उपयोग इससे सुनिश्चित होगा और उनकी आय में भी वृद्धि, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। फिर इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए चालित पंपों की स्थापना के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि की जाएगी और प्रदूषण में जो वृद्धि करने वाले डीजल पंप हैं इनके भी जो प्रयोग हैं उनमें कमी लाई जा सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन क्या है? जिसके तहत बैंगनी क्रांति की जा रही है। देखिए ये है अरोमा का लोगो, आप देख सकते हैं। इसका जो इनिशिएटिव है देखिए कौन ले रहा है, CSIR और IIM जम्मू। चलिए यहाँ देखते हैं। जम्मू के किसानों ने मक्का की खेती से लेवेंडर की खेती की ओर अपने आप को स्थानांतरण किया है। तो अरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंध। तो इसका मतलब क्या है कि सुगंध से रिलेटेड जो मिशन है ये क्रांति की जा रही है। और आपको पता है लेवेंडर बैगनी कलर का होता है, तो जो बैगनी कलर का लेवेंडर होता है इसी वजह से इसको बैगनी क्रांति का नाम दिया जा रहा है। तो जम्मू के किसान जो मक्का की खेती करते थे वो अब लेवेंडर की खेती की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं ताकि वो जो अपनी आय है उसको बढ़ा सकें, और उन्होंने अपनी आय को लगभग 4 गुना बढ़ाया भी है। इसी को बैगनी क्रांति का नाम दिया जा रहा है। अब ये योजना पूरे देश में चलाई जा रही है ताकि जो सुगंधित सेक्टर है, यानी कि जो ये परफ्यूम सेक्टर है ना, जो सुगंधित जो बाजार है, सुगंध का जो बाजार है उसको बढ़ाया जा सके और उसके थ्रू किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। पहले ये भी इसी का भी टारगेट वही है कि 2022 तक जो किसानों की आय बढ़ानी है, इसका भी जो मिशन है वो वही है। पहली बार लेवेंडर की खेती कर रहे किसानों को इसमें मुफ्त पौधे दिए जाएंगे और जो पहले से लोग लगे हुए हैं उनको बहुत सस्ते में लेवेंडर के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। लगभग 5 से 6 रुपए प्रति एकड़ शुल्क उनसे लिया जाएगा, यानी कि नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा लेवेंडर की खेती करने के लिए। अब इसका उद्देश्य क्या है समझ लेते हैं। आयातित सुगंधित किस्मों को घरेलू किस्मों से प्रतिस्थापित करना। देखिए बहुत सारे ऐसे सुगंधित फूल आते हैं या सुगंधित जो किस्में आती हैं जो बाहर से हमें मंगानी पड़ती हैं, अब उनको हमें घरेलू किस्मों से प्रतिस्थापित करना है। इसके लिए हमें सुगंधित फसल आधारित कृषि व्यवस्था का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए ये अरोमा मिशन हमने प्रारंभ किया है। इसके लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और IIM जम्मू ने, ये दोनों निकाय हैं जिन्होंने मिलकर बैगनी क्रांति को सफल बनाने के लिए काम किया है या इसको सफल बनाने के लिए उत्तरदायी संस्थाएं हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की नीति के अनुरूप होने के अलावा लेवेंडर की खेती ने जिले में महिला किसानों को भी रोजगार प्रदान करने में मदद की है। ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ है ये सिर्फ आय बढ़ाने का ही एक साधन है। ये क्या है? ये लैंगिक समानता की ओर बढ़ने का भी एक साधन है और समावेशी विकास को भी बढ़ाने का एक साधन है। समावेशी विकास की चर्चा हमने पहले लेक्चर में की थी, हालांकि वो लेक्चर्स अभी मैं रिपीट करूंगा क्योंकि वो सारे बच्चे उस समय तक कनेक्ट नहीं थे। तो जो बच्चे कनेक्ट नहीं थे उनके लिए भी वो सारे पुराने लेक्चर्स दोबारा से आएंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। ओके, तो महिला किसानों को रोजगार प्रदान करने की बात की गई और समावेशी विकास को गति भी इससे मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये इसका पूरा लोगो देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए। इसका उद्देश्य उच्च लाभ बंजर भूमि का उपयोग, जंगली और पालतू जानवर हैं उनसे फसलों की रक्षा करना और किसानों को समृद्ध बनाना इसका उद्देश्य है। ये भी इसके उद्देश्य हैं। अब देखिए गंगा किनारे की भी बात की जा रही, भीनी भीनी खुशबू देख लीजिए। CSIR ने ये पहल शुरू की है, तो इसका मतलब क्या है? ये पैन इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। शुरू जम्मू से किया गया है लेकिन पैन इंडिया, हर जगह सिर्फ लेवेंडर की खेती नहीं की है, जितने भी सुगंधित इस तरीके की जो वैरायटीज़ हैं उनका प्रयोग किया जाएगा। देखिए गंगा किनारे गांवों में और जहां पर भी बलुई मिट्टी पाई जाती है वहां अब खुशबूदार इत्र तैयार करने के लिए खस की खेती होगी। खस के पौधे CSIR अरोमा मिशन के माध्यम से किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। खस का तेल 20 से 25 हज़ार प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। आप सोचिए, तो इससे किसानों की आय कितनी तेजी से बढ़ेगी। ओके, फिर CSIR इसमें पूरी मदद करेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है AI और कृषि, इसकी बात करेंगे। फिर बायोटेक किसान कार्यक्रम की बात करेंगे, खरीफ किसान जो नीति है 2021 है उसकी बात करेंगे, PDS की बात करेंगे और DBT की बात करेंगे हम अपने अगले लेक्चर में। तो
इस लेक्चर में से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है आपको या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बाकी थैंक यू वेरी मच। और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि हमें ज़रूरत है तो मिर्ज़ापुर केंद्र अभ्युदय केंद्र आपके साथ है, पूरी फैकल्टी आपके साथ है, सभी आपके साथ मिलकर आपकी तैयारी को एक नया आयाम देंगे। आप अपनी तैयारी को बराबर एक नया रूप देते रहिए और दिन पे दिन अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, बिल्कुल भी धीमा नहीं होना है और बिल्कुल भी अपनी तैयारी को स्लो नहीं करना है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाते रहिए। एग्ज़ाम अपने टाइम पर होंगे और जो भी बच्चे आगे की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। एटलीस्ट दिन में 5 से 6 घंटे का समय इन क्लासों को पढ़ने के अतिरिक्त आपको देना चाहिए, वो आप देना शुरू कर दीजिए। और बेसिक्स से, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से अपने आप को टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, उस प्रकार से अपने टाइम मैनेजमेंट को करते हुए आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और आगे के जो टॉपिक हैं उनको हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे।